Hello students, welcome once again to the world of physics where we were discussing about 12th physics chapter 1 and हम कर रहे थे कूलम्स फोर्स। हमने कूलम फोर्स का एक्सप्रेशन देखा था, उसके अंदर एप्सिलॉन की इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। और अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कूलम फोर्स कि भी जो कूलम फोर्स है, कूलम अंकल ने जो फोर्स बताई है वो कैसी है, उसकी क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इसके लिए। यहां कुछ समझना होगा तो समझ लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। नंबर वन है हमारे पास, देखो वैसे तो काफी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं यहाँ पे, 11 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, बट इसमें कुछ बिल्कुल इजी हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं आपसे। ओके, और बाकी 1 मार्क में सिंपल क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि आपको 2 या 3 प्रॉपर्टी लिखनी हो या 1 प्रॉपर्टी लिखनी हो इस कूलम फोर्स के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन रीड करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है कि कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब चार्जेस अनलाइक हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तब इनके बीच में अट्रैक्शन होता है ना, और जब चार्जेस लाइक हैं, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इनके बीच में रिपल्शन होता है। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम, लिखा हुआ है वन ऑफ द 4 फंडामेंटल या फिर यूनिवर्सल फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर के अंदर 4 तरह की फंडामेंटल फोर्स होती है। पहली बात तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस नेचर को जो चला रही हैं वो फोर्सेस, वो 4 फोर्सेस हैं। कौन कौन सी 4 फोर्सेस हैं? नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, सुना हुआ नाम, ठीक है जी। दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाली ही है। कॉम्बिनेशन हुआ था तब जाकर के इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैग्नेटिज्म से। तो ये वही फोर्स है, सेकंड वाली, ये वाली। थर्ड और फोर्थ होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो, या पढ़ा है तो याद नहीं, तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 4 तरह की फोर्सेस होती हैं, यूनिवर्सल फोर्सेस, उसमें से एक है ये, ठीक है। तो वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द नेचर होती है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब इन सभी में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद नंबर आता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, फिर नंबर आता है वीक का, और फिर आता है ग्रेविटेशनल का। ओके, तो वही लिखा है यहां पे थर्ड पॉइंट के अंदर कि वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से तो वीक होती है, पर स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशनल और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। 4 फोर्सेज हैं, 4 फोर्सेज में से रैंक बता रहे हैं अपने। इसका रैंक है रैंक 1, इसका रैंक है इसका रैंक 2, इसका रैंक 3 और इसका रैंक 4। ओके, तो ये सब इसके रैंक्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये बात कह दी कि सिंपली अपने ये कह रहे हैं कि जो सेकंड पे आया वो बच्चा है वो फर्स्ट से तो कमजोर है, या फर्स्ट से मार्क्स उसके कम है और थर्ड फोर्थ से मार्क्स उसके ज्यादा है। तो बिल्कुल ही सिंपल बात है। हाँ, अब एक कई बार स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स डिस्कस नहीं करके डायरेक्टली भी लिखा हो सकता है कि ये फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से तो वीक होती है पर ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसका भी एक ही मतलब है। आई थिंक वी शुड मूव ऑन, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो चलो चले, लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का क्या मतलब है? इन्हीं फोर्सेस के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है 11th में। और 11th में जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको बस रेफर कर दिया कि आप 11th से पढ़ो, उससे याद आ जाता कि कनेक्ट बने कि ये हमारा आसान काम है, हमने 11th में ही कर रखा है, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज फोर्स है ये, जो 2 फोर्सेज हैं न्यूक्लियर फोर्सेज, वो सिर्फ न्यूक्लियर डिस्टेंसेस तक, न्यूक्लियस के अंदर तक ही लगती हैं। बाहर वाले वर्ल्ड में वो फोर्स काम नहीं कर सकती, कि इन दोनों मार्कर के बीच में नहीं काम कर सकती। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स काम कर सकती हैं? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? 2 चार्ज बहुत दूर दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर है, तो भी उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ठीक है। तो उसके बारे में समझना हो अगर आसानी से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट माइंड में रखो। क्लियर? जैसे आप केमिस्ट्री में करते हो कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज दिमाग में
याद रखनी हो तो आप सोल्ट की पिक्चर माइंड में बना के रखते हो तो इजीली याद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल फोर्स। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। ये एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। अब सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब, वो फोर्सेस जो एक सेंटर से इंपैक्ट प्रोड्यूस करती हूं उसे कहते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक है। इजी वे में कहें तो क्लियर। लाइक जैसे अभी ये भी चीज अपने बनाई थी जब अपने को अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखाना था, तो भी अपनों ने देखो डायग्राम के अंदर ही हमें जब बनाया तो किस तरह से दिख रहा है कि जब दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो वो रिपल्शन किस तरह का फील होगा कि एक सेंटर से दोनों की तरफ ऐसे पुश लग रहा है, ठीक है। और जब दोनों एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं तो भी किस तरह से फील होगा कि दोनों एक सेंटर की तरफ आना चाह रहे हैं, क्लियर। तो सेंटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसलिए दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, नथिंग स्पेशल। आगे चलते हैं। फिर है कंजर्वेटिव फोर्स। जो कूलम फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या चीज होती है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दो तरह की फोर्सेस होती हैं। कि अब देखो, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है और हम उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट दे दें, ध्यान से सुनो, फोर्स लग रही है और उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट दे दे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब हम अगर इमेजिन करें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रही है कोई फोर्स, पर दो अलग अलग रास्ते से, एक मान लो ये सीधा रास्ता हो गया, ओके, और एक कोई और रास्ता हो गया, इस तरह से मान लो, इस तरह से लेकर गई है ऐसे करते हुए। इस तरफ से जब गई तो वर्क करना पड़ा W1 और इस तरफ से जब गई तो वर्क करना पड़ा W2, ठीक है। पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। अब अगर दोनों वर्क इक्वल आते हैं, तो फोर्स कहलाती है कंजर्वेटिव, ठीक है। तो क्या कहलाती है, कंजर्वेटिव। और अगर इक्वल नहीं आते तो फोर्स कहलाती है नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर। बाकी हमें ये कॉन्सेप्ट 11th में अच्छे से इलाबोरेट किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पे हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल है। और कौन सा कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वापिस से, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल आप ले सकते हो फ्रिक्शन, क्लियर। कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना आपने, किसी रास्ते से जाओ आप चाहें तो आपका वर्क डन सेम रहेगा हमेशा, क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने समझ लिया। और ये देखो, ये जो पैटर्न बनाया ये इसी तरह से बनाया ताकि आप इसको इजीली याद रख सको। पहला बिल्कुल सिंपल, फिर उसके बाद में ये फोर्स वाले हमने 5 पॉइंट ले लिए कि भाई 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है, उनमें से इसका रैंक क्या है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये 5 फोर्स वाले कॉन्सेप्ट हो गए, याद रखने में आसान हो जाएगा। अब उसके बाद ये दोनों जो हैं इनको आप जोड़ी में याद रखो। कैसे, पहले एक करके समझते हैं। ये कह रहा है कि ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। वो आपको कहां से दिखता है, इस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, F इज इक्वल टू के। के को भी मैं पूरा लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन, अगर मीडियम की बात हो रही है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाता है उसकी जगह पे, ठीक है। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो देखो, फोर्स जो है इनवर्सली डिपेंड करती है ना आर स्क्वायर पे, तो इनवर्स स्क्वायर लो, ये हमने ग्रेविटेशन में भी लिखा था। तो बहुत सिमिलरिटी मिलेगी इसके अंदर। ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है कि ये मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये चीज डिफरेंट है ग्रेविटेशनल से कि वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है ना, उसमें मीडियम वाला तो कोई फैक्टर है ही नहीं। जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बाकी 2 बजे मास, आई थिंक बेटर होगा कि मैं लिख देता हूं। उसमें था G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो देखो, ये तो कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट का नाम क्या था, यूनिवर्सल लगा हुआ था इसके आगे, ठीक है। वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए तो फिक्स है ना। और ये दोनों तो मास हो गए, ये डिस्टेंस हो गया, तो इसके अंदर मीडियम वाला फैक्टर नहीं है। बट अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, इसलिए मैंने के को खोल करके लिख दिया, तो आप देखो कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बट ये मीडियम वाला फैक्टर है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस फोर्स इज
affected by the medium, or we can say it depends on the medium. I think we should move on. चलें आगे चलते हैं. नेक्स्ट है obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, तो ये दोनों देखो एक साथ आप याद रख सकते हो. क्यों? क्योंकि दोनों फॉर्मूले के अंदर ही चीजें हैं. इसको देख के आपने कहा कि मीडियम पे डिपेंड करती है, इसको देख के आपने कहा कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है. फिर नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ये ओबे करती है. अब समझने के लिए तो सिंपल सी बात है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करना मीन्स अगर ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और उतने ही फोर्स से रिपेल करेगा जितने फोर्स से ये रिपेल कर रहा है ना. न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. तो माने अगर ये चार्ज इसको 5 न्यूटन से राइट साइड में पुश कर रहा है तो ये वाला चार्ज इसको 5 न्यूटन से ही लेफ्ट साइड में पुश करेगा. बस सिंपल. और इसको हम प्रूव भी करने वाले हैं और इसका प्रूफ जो है वो इंपॉर्टेंट भी है. तो ये एक इंपॉर्टेंट है और इसको अपने प्रूफ करेंगे जब अपन करेंगे कूलम्स फोर्स या कूलम्स लॉ का फॉर्म वेक्टर नोटेशन के अंदर, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट है इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है इसको हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं, बट फिर भी यहां पे अगर थोड़ा सा डिस्कस करना हो तो हम ये कहेंगे कि कोई अगर एक चार्ज है और उसके आसपास बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, ढेरों चार्ज लगे हुए हैं. अब फॉर एन एग्जाम्पल सारे पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं आपने ने. अब Q नॉट पे टोटल फोर्सेस कैसे आएगी? सब फोर्सेस, सब इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस आएगी उनका वेक्टर सम कर देंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी. क्लियर? कि हम पहले इन दोनों के बीच की फोर्स निकाल लेंगे, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, और हमारे पास जब वेक्टर सम करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी. क्लियर? तो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अगेन ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा है. नेक्स्ट चलते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस अराउंड इट. ये बिल्कुल सिंपल सा बच गया तो इसको लास्ट में डाल दिया कि ये आसपास के चार्जेस से इंडिपेंडेंट है. इसका क्या मीन्स? इसका मीन्स ये कि देखो इधर अगर हम कहें कि यहां पे पहले एक ही चार्ज था Q नोट, इसके पास एक चार्ज आया Q1, अब ये कुछ इस पे फोर्स लगा रहा है. ठीक है, कुछ रिपल्शन वाली फोर्स लग रही है इनके बीच में, सपोज 5 न्यूटन. थोड़ा क्लियरली विजिबल नहीं है, सही करते हैं इसको. सपोज 5 न्यूटन. अब कोई दूसरा चार्ज आया Q2, तो अब ऐसा नहीं है कि इसकी फोर्स को चेंज कर देगा वो, इसकी फोर्स तो 5 न्यूटन ही रहेगी. हाँ, ये इस पे कुछ और फोर्स लगा रहा होगा, ये भी तो इसको अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि ये भी एक चार्ज है. तो ये अब अपनी एक फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से इस पे नेट फोर्स बदल जाएगी. ठीक है, इस पे नेट फोर्स बदल जाएगी. वो कैसे आएगी? वेक्टर सम करके आएगी, जो उन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. पर इस पॉइंट में क्या समझना था कि अगर इन दोनों के बीच में 5 न्यूटन है तो वो 5 न्यूटन ही है, आसपास कोई चार्ज आए चाहे जाए. क्लियर? तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे. इसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं? पहला और लास्ट वाला देखो, बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स को उन्होंने स्टार्ट और एंड करने के लिए रखा हुआ है कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकती है और आसपास वाले चार्जों से कोई लेना देना नहीं है हमें. क्लियर? फिर उसके बाद है फोर्स वाले चार्ज कि यूनिवर्सल फोर्स है, उसके अंदर से रैंक 2 है इसका, तो किसी से छोटी और किन दोनों से बड़ी है. क्लियर? फिर हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है. ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज होगी. आप इसको 2+3 में भी बांट सकते हो. 3 उसकी प्रॉपर्टीज होगी कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है. फिर 2 इसके फॉर्मूला से बात पता लगने वाली, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है और मीडियम पे डिपेंड करती है. फिर 2 वेक्टर नोटेशन से बात पता चलने वाली, क्या कि न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी ओबे करती है. ये तो हम डिस्कस पहले कर चुके. क्लियर? तो जब स्टार्ट किया था तब ये 11 बड़ी लग रही होंगी प्रॉपर्टीज, अब ये सिंपली आपको टिप्स पे हो सकती है. क्लियर? सो इट्स टाइम कि हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करें अभी तक के हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा कूलम्स लॉ है और कूलम्स फोर्स है ना. तो जैसा कि क्वेश्चन हमारे पास, राइट रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स. रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो हमें पता है एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं. ठीक है, हमें पहले से पता है कि वी नो दैट एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं. और ये एक्चुअली में होती क्या है? किसी मीडियम की परमिटिविटी विद रिलेशन टू वैक्यूम की परमिटिविटी. याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन है. एक्चुअली में तो ये होती है, मतलब आपको रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटीज पता है,
बट आपसे पूछा क्या, इन द टर्म्स ऑफ फोर्स पूछ लिया है इसने, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ फोर्स। इस कहने का मतलब क्या है, अभी समझो आप, ये चीज़ हमें बताया बट ये बतानी नहीं है ना, बतानी क्या है वो कुछ और है। तो हम समझते हैं, इसको देखते हैं। अब हम लिखते हैं कि वी नो दैट, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम की बात करेंगे तो जो फोर्स होगी एफ वैक्यूम कह रहा हूँ इसको मैं, तो ये कितनी होने वाली है हमारे पास, ये होने वाली है के, सॉरी के को हम एक्सप्लेन करके लिख देते हैं ताकि इजी रहे बात करनी। बात तो परमिटिविटी की है ना, तो वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी की जगह क्या आता है, एप्सिलॉन नोट आता है, और आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अपन क्या कहेंगे, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। फिर कहेंगे कि नाउ द फोर्स, कूलम फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस separated at the same distance in a medium of permittivity epsilon m, उनके बीच में जो फोर्स बनेगी, अब किसी नए मीडियम में, किसी नए मीडियम में जो फोर्स बनेगी वो क्या बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स बनेगी, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से एप्सिलॉन r कहाँ से आ सकता है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करा दूँ, इन दोनों को डिवाइड करा दूँ तो मेरे पास ये सारी सेम क्वांटिटी हैं, 4 पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन m या फिर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नोट, वो डिपेंड करता है कि हम किसको किससे डिवाइड कराते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन m ऊपर चाहिए और एप्सिलॉन नोट नीचे चाहिए, तो अपने क्या करें, किसको किससे डिवाइड कराएं, बस ये रेसिप्रोकल में है तो आप सोचो कि किसको किससे डिवाइड कराना चाहिए। अगर इस क्वांटिटी को फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करा दिया जाए, करके देखते हैं, हम कर देते हैं डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो डिवाइड जब करेंगे तो ये बनी वैक्यूम, इसको मैं एक बार शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मीडियम को भी ऐसा लिख देते हैं, तो ये बनेगा वैक्यूम वाला ऊपर आ जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब होएगी मारधाड़, ये पूरा जुड़ गया इससे, ये 4 पाई से, ये एप्सिलॉन नोट नीचे आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल के रेसिप्रोकल में ये ऊपर चला जाएगा, तो एट लास्ट बचने वाला क्या है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये क्या है, ये तो एप्सिलॉन r ही है ना। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, तो ये हो गया F वैक्यूम टू द F मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन r। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये 1 मार्क के अंदर डेफिनेशन भी दे सकते हैं क्या, कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, relative permittivity of any medium is equals to the ratio of the force experienced by two charges in vacuum to the same charges in medium. Clear? So ये हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। So एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, लाइक जैसे न्यूमेरिकल है और ये एनसीईआरटी का वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल ही है। वन मोर थिंग कि आपके अब एक टॉपिक ये कूलम फोर्स वाला करने के बाद 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ कूलम लॉ वाले टॉपिक पे बेस्ड है। अब इसमें करना क्या, फोर्स निकालनी है, चार्जेस की वैल्यू दे रखी है, चार्जेस का डिस्टेंस दे रखा है, तो बचा क्या, मीडियम आपको एयर कह रखा है, एयर वैक्यूम फ्री स्पेस कुछ भी कहो, तो वो तो बहुत ही आसान है। जस्ट आपने क्या करना है, आपने लिखना है वी नो दैट कि जो फोर्स होती है द फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू तो डायरेक्टली लिख सकते हैं वैक्यूम के केस में, एयर के केस में भी 9 × 10 की 9, Q1 कितना है 2 × 10 की पावर -7। बस ये ध्यान रखना कि सब कुछ ऐसा यूनिट में रखें ताकि हम इन सभी यूनिट की टेंशन ना लें, डायरेक्टली कुलाम लगा देंगे, न्यूटन लगा देंगे, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, इसको अपने को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 100 क्या बनेगा 0.3 या 3 × 10⁻⁻1 इंटू 3 × 10⁻⁻1, ये बनने वाला है न्यूटन। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 3 = 9 और ये बचेगा 2 3 = 6, और पावर जब सॉल्व कर लोगे आप तो ये पावर क्या बनेगी, ये पावर है -2, ऊपर जा करके +2, तो 9 × 11
और ये हो जाएगी 7 7 14, तो 14 और 11 बचे क्या 3, और माइनस वाली 6 × 10⁻³ न्यूटन, दिस इज द फोर्स। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर क्या कहा है कि आपके पास एक चार्ज है स्क्वायर के सेंट्रोइड के ऊपर, सेंटर पे जो है 1 माइक्रोकुलाम का, आसपास 4 चार्जेस हैं जो कि 2 -5 2 -5, क्लियर, जो कि कॉर्नर पे रखे हुए हैं। अब इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, ये टोटल चार्जेस का सिस्टम, मतलब हमें प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन लगाना पड़ेगा। सिर्फ इसकी बात करते तो निकल जाता आंसर, सिंपल सिंपल सिंपल। अब इसको भी करना है तो इसके भी 2 तरीके हैं। आप ये देखो कि ये मार्क्स कितने में आया हुआ है, अगर ये 1 मार्क में है या एमसीक्यू में है तो ये हो गया। कैसे, आपको पता होना चाहिए स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पता ही है सबको। फिर उसके बाद कि जो इसके डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ क्या होती है, अगर स्क्वायर की साइड ए है, आपने स्कूल में किया होगा, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो इसकी साइड होती है √2a। कैसे आएगी, क्योंकि ये ए है तो ये भी ए होगा, और पाइथागोरस थ्योरम से √2a आ जाएगा ये। और ये भी पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। ये चारों डिस्टेंस आपस में बराबर है, ये चारों डिस्टेंस आपस में बराबर है। अगर मैं इसको r कहूँ तो ये भी r और ये भी r, और ये फिर दूर कैसे रहे, ये भी r, समझे बात। तो अब अगर अपने फोर्स देखें, इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, वो इन दोनों के चार्जेस की वजह से लगेगी, और ये क्योंकि पॉजिटिव है, हमें सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर पे हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये इसको इस तरफ पुश करेगा r डिस्टेंस पे खड़ा होकर ये चार्ज, और इसी के जैसा चार्ज देखिए यहाँ पे भी है, और ये भी इसको इस तरफ पुश करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर आप बीच में खड़े हो, कोई आपको इधर से भी पुश कर रहा है, इधर से भी पुश कर रहा है, क्या आप पे कुछ फोर्स लगेगी, नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि वो दोनों के पास एनर्जी सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, क्लियर। तो अगर इस मार्कर को दोनों तरफ से फोर्स लगाई जाए तो क्या है, मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, एज सिंपल एज दैट। वही चीज़ यहाँ पे है। फिर यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये चार्ज -5 वाला इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा इस तरफ, ठीक है, और ये वाला -5 ये इस तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। अब आप इसको खींचो अगर, ठीक है, इसको खींचो दोनों तरफ से। मैं तो इसको ज़्यादा जोर से खींचूंगा तो ढक्कन निकल जाएगा इसका, बट अगर कंप्लीट बॉडी है, इसको खींचेंगे दोनों तरफ से इक्वल फोर्स से, तो क्या कुछ होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगी, और फोर्स क्या आएगी, 0, नेट फोर्स इज 0। अब डिपेंड करता है कि अगर ये 2 या 3 नंबर में आ रखा है क्वेश्चन, तो आपको पूरा लिख करके आना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा इसकी फोर्स क्या है। आंसर लिखोगे आप, इस r को मैंने तो यहाँ पे जनरली r लिया था, बाकी ये क्या बनेगा, √2 10, यानी कि 10 √2 का आधा, 5 √2। आपके पास दोनों चार्जेस हैं, आपके पास डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस से इसकी फोर्स की वैल्यू आएगी इन दिस डायरेक्शन, आप कह सकते हो अलोंग OA, उसकी भी सेम फोर्स आएगी अलोंग OC। फिर आप कहोगे बोथ फ्रॉम दीज इक्वेशन मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, सो नेट फोर्स इज 0। फिर इसके लिए निकालोगे सिमिलर तरीके से, फिर सेम बात कहोगे, नेट फोर्स इज 0, सो हेंस द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज एट सेंटर इज। सो जैसे अब एक और क्वेश्चन ये ले लेते हैं अपन, लिखता है कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज 100 न्यूटन। इफ वन चार्ज इज इंक्रीज बाय 10% एंड अदर डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द न्यू फोर्स। 2 चार्जेस हैं, क्या डिस्टेंस है, क्या चार्ज है, ये नहीं बताया, बस डायरेक्टली फोर्स बता दी। उनके बीच में फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक है। अपन मान लेते हैं 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2। जब भी न्यूमेरिकल करो इसकी पिक्चर बना लो, और बीच में डिस्टेंस है R, हमने मान लिया ऐसा कुछ। और फिर उसके बाद कहा कि जो फोर्स है इनके बीच में वो कितनी है, 100 न्यूटन फोर्स है, ओके। अब एक चार्ज को इंक्रीज कर दिया, मान लो कि लेट Q1 जो है इसको आपने इंक्रीज किया है, और जो Q2 है इसको आपने डिक्रीज किया है। तो अगर Q1 को इंक्रीज किया 10%, तो Q1 क्या हो जाएगा, न्यू Q1 क्या हो जाएगा, या फिर आप कह दो Q1 डैश, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 प्लस 10% ऑफ Q1, यानी कि ये बनेगा Q1 प्लस 10/100 Q1, यानी कि कितना बचा, 0.1, तो 1 प्लस 0.1, तो ये नेट आएगा Q1 डैश इज इक्वल टू 1.1 Q1, तो नया चार्ज ये आ गया। एंड Q2
अब Q2 जो है वो 10% माइनस किया है, तो इसमें देखो 0.1 ऐड किया, उसमें 0.1 माइनस कर देते हैं। तो जब 0.1 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 0.9 Q2। ठीक है, अगर आपको पता नहीं लगा हो कि कैसे आ गया 0.9 Q2 तो वापस आप ये सारा प्रोसेस फॉलो कर लेना, मतलब 2 स्टेप एक्स्ट्रा लगा लेना, आ जाएगा समझ में। Q2 डैश। अब नाउ न्यू फोर्स, अब नई फोर्स निकालते हैं अपन, और उस फोर्स का नाम रख देते हैं F डैश। तो K तो सेम रहेगा, Q1 की जगह Q1 डैश, Q2 की जगह Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। 100 न्यूटन अपन को दे रखी थी, क्या अपन साइड में शुरुआत में लिख देंगे कहीं, गिवन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ये दे रखी थी। क्लियर। अब इसकी वैल्यू रख दो, जस्ट अब तो ये वैल्यू प्लेस करने वाला काम बन गया। K Q1 डैश की जगह लिख दिया 1.1 Q1 और इसके लिए लिख दिया 0.9 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो ये दोनों एक्स्ट्रा ना, इनको बाहर निकाल लो, तो ये 0.9 और ये 1.1, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 99। जब 9 को मल्टीप्लाई करोगे एक डेसिमल तो 0.99 ये बना, और साथ में क्या बना K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, और अब इसका एक्सप्रेशन वो रहा, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 100 न्यूटन, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर पुट करो F न्यू या F डैश क्या आ गया 0.99 इंटू 100 न्यूटन। तो डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, वो 100 इस ऊपर वाले 100 से चला जाएगा, तो F डैश विल बिकम इक्वल टू 99 न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल था येट अच्छा क्वेश्चन था, 2 नंबर में ही आ सकता है, बस ज़्यादा में तो आएगा नहीं।